students, सुप्रभात सभी को. As you all are aware that today we have reached the sixth part and the last part of our chapter, that is Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के छठे भाग पर पहुंच गए हैं हम. हमने 3 कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन समझ लिया है, देख लिया है. उसके अलावा कैसे फ्रांस ने सारे यूरोप को और बाद में यूरोप ने विश्व के अन्य देशों को कैसे इंस्पायर किया राष्ट्रवाद या नेशन स्टेट क्रिएट करने में, जहाँ पर फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी और बहुत सारी आइडियल चीज़ें उन्होंने विजुअलाइज की. सो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन. तो नेशन को कैसे उन्होंने एक कंक्रीट फॉर्म दिया. नेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो एक आइडिया को कैसे लोगों से जोड़ा जाए. लोगों से जोड़ने के लिए किसी आइडिया को उसको एक कंक्रीट या फिजिकल फॉर्म देना ज़रूरी है, ताकि लोग बार बार उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ. सो द फेस ऑफ द नेशन, व्हाट दे हैव विजुअलाइज्ड इज पर्सोनिफाइंग अ नेशन. उन्होंने सोचा कि नेशन को पर्सोनिफाई करना चाहिए. तो पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाइंग क्या होता है? किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या ऑब्जेक्ट को कि कोई ह्यूमन शेप या ह्यूमन कैरेक्टर में ढालना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. सो फॉर दैट द नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर that in our society and in the human behavior, the most important person is our mothers. So we correlate, those artists correlated the idea of the nation with the female figure or the motherly figure, gave a concrete form to an abstract idea of a nation. Therefore a female figure became an allegory of the nation. Artists during the French Revolution used female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republics. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद वाले जो आर्टिस्ट हुए अलग अलग देशों में, उन्होंने एक फीमेल फिगर या फीमेल जो स्टैचूज़ हैं, स्टैम्प्स हैं, पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उनसे कोरिलेट करने की कोशिश की आइडिया ऑफ नेशन को, ताकि लोग उससे जुड़ पाएँ और यूनिफाई हो पाएँ. सो फीमेल फिगर एज अ नेशन में हम अब 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. एक तो जर्मनी का, जिसमें जर्मेनिया को उन्होंने पोर्ट्रे किया, और दूसरा मेरियन का, जिसमें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने उनको पोर्ट्रे किया. लेट्स सी. हर कैरेक्टर्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. Symbols such as the red cap, the tricolor and the cockade were used. The statues were erected in public squares to remind public of unity, of the national symbol of unity. The images of Marian were also marked on coins and stamps. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरियन की एक इमेज. ये इमेज उन्होंने पब्लिक स्क्वायर्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर इरेक्ट की. इसके अलावा स्टैम्प्स पे और कॉइन्स पे इसका इम्प्रेशन दिया, ताकि धीरे धीरे लोग इससे अपने आप को कोरिलेट करें और ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह, एक यूनिटी की तरह, एक यूनिटी के कनेक्ट की तरह लोगों के बीच में स्टैब्लिश हो जाए, ताकि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस या और कोई भी डिफरेंसेस, उनको छोड़कर यूनिफाई हो पाएँ एक नेशन के रूप में. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जर्मेनिया का. So in Germany also they used a female figure to give shape to the abstract idea of nation, जिसमें Germania was shown as a strong woman wearing armor and imperial sword. तो उसको एक स्ट्रॉन्ग महिला की तरह दिखाया गया, यानी कि देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह दिखाया गया है, जिसमें वो हमेशा they are ever ready to fight and showing heroism. She is wearing a crown of oak leaves which symbolizes heroism. She is also shown holding the German national colors. So she is also having the German national colors, so that the people can connect themselves to the German national colors. The statues were installed at common places and posters were pasted to unify people. Here you can see
एन इमेज अ पिक्चर ऑफ जर्मेनिया, जिसमें आप देख सकते हैं एक स्वॉर्ड है, ओक लीव्स हैं, उसके सिर पे जो ताज है, उसके अलावा एक फ्लैग है, उसके बाद जर्मन ट्राई कलर, and she is having a sword along with olive leaves, which means that the nation is always ready to fight but also wants to live with peace. तो ऑलिव लीव्स जो हैं वो पीस सिंबलाइज करते हैं. सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने आज पढ़ी हैं दो, वो ये है एलिगरी. क्या होता है ये? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग. जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी एक ऑब्जेक्ट से या किसी व्यक्ति से सिंबलाइज करते हैं, उसको एलिगरी कहते हैं. उसके अलावा पर्सोनिफिकेशन पढ़ा हमने, टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज़. किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर की तरह शो करना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि नॉन लिविंग से उसको लिविंग रूप देना. मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स. अब हमने बहुत सारे सिम्बल्स इस चैप्टर में देख लिए हैं, उनमें से कुछ सिम्बल्स की मीनिंग को ज़रा समझते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बाकी सिम्बल्स से. यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें एक आर्मर है, फ्लैग है, स्वॉर्ड है जिसपे ऑलिव लीव्स हैं, ब्रोकन चेन है, ठीक है, एक क्राउन है ओक लीव्स का, एसेट्रा. अब देखते हैं. ब्रोकन चेन सिम्बलाइज कर रहे हैं बीइंग फ्री, that we are being free from slavery. Breastplates with eagle symbolizes strength. Crown of oak leaves symbolizes heroism. Sword, readiness to fight. But this sword is also having olive leaves. This is very important. So olive leaves symbolizes peace also. Olive branch around the sword, willingness to make peace. Black, red and golden, flag of liberal nationalism of for Germany. And rays of rising sun, ये क्या दिखा रहे हैं जो बैकग्राउंड में rays of rising sun है? Beginning of new era. So अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी, दैट इज़ द बल्कान. अब ये जो बल्कान रीजन है ये काफ़ी कंटेंशियस है, हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस है. कंटेंशियस वो चीज़ होती है जिसपे बहुत सारे अलग अलग लोग अपना दावा करते हैं. हम पहले यूरोप के मैप में देख लेते हैं. हमें दिखेगा कि हम सबको पता है पहले पोर्चुगल है, फिर स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और जो बल्कान्स के इमीडिएट लेफ्ट में इटली है, एक्सेट्रा. पर जो कलरफुल पोर्शन आपको दिखा रखा है वो है बल्कान रीजन, या बल्कान पेनिनसुला भी कहते हैं उसको, क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ऑलमोस्ट. सो इट इज़ नोन एज द बल्कान पेनिनसुला. यहाँ पे अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते थे, पर जो टर्की था या टर्किश अम्पायर था, जिसको ऑटोमन अम्पायर भी कहा हमने, उसने कंट्रोल कर रखा था ज़्यादातर बल्कान रीजन पे. पर बल्कान रीजन में जो एथनिक लोग थे, यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, जिनकी एथनिसिटी यूरोपियन थी, ठीक है, उनकी एथनिसिटी एशियन या इस्लामिक नहीं थी, बल्कि यूरोपियन या क्रिश्चियन थी. पर उन पर कब्जा किसने कर रखा था? ऑटोमन अम्पायर ने. तो जैसे ही ऑटोमन अम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से ही जैसे ही वो कमज़ोर पड़ने लगा, ये सभी लोग अपने लिए इंडिपेंडेंस चाहते थे जो बल्कान रीजन्स में रहते थे. सो इट इज़ अ रीजन ऑफ जोग्राफिक एंड एथनिक. नाउ द इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लैव्स. जो यहाँ पर बल्कान रीजन में जो इनहेबिटेंट्स रहते थे, लोग रहते थे, सिटीजन्स रहते थे, उनको स्लैव्स भी कहते थे. अ लार्ज पार्ट वॉज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन अम्पायर. The spread of romantic nationalism and disintegration of Ottoman Empire destabilized the area. तो दो important फैक्टर्स क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के, यानी कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में वो जो टूट गया, उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे. एक तो स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जो जर्मनी, फ्रांस या और एरियाज से जो नेशनलिज्म की भावना उन्होंने जो इस्टेब्लिश की, उससे जो फीलिंग्स आई, उससे जो थ्योरीज आई बल्कान रीजन में, तो वहाँ पे भी जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो अपने लिए इंडिपेंडेंस और एक नेशन स्टेट की मांग करने लगे. उसी के साथ साथ जो ऑटोमन अम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कमज़ोर पड़ा, टूट गया, उससे भी इनको आज़ादी प्राप्त करने में, आज़ादी की मांग करने में आसानी हुई. उसके बाद आगे चलते हैं. द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. Then what is happening?
बल्कान्स में अब एक क्लोज व्यू देख लेते हैं बल्कान पेनिनसुला का, जिसमें आपको दिखेंगे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, कोसोवो मैसेडोनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ये सब चीज़ें, ये सब देश आपको दिखेंगे या रीजन्स आपको दिखेंगे, रोमानिया, इन सभी ने, ये पहले कलेक्टिवली एक बल्कान रीजन था जिसपे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, इन सभी ने धीरे धीरे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और ऑटोमन टर्की से अलग हो गए। The different Slavic nationalities fought with each other to extend their territory at the cost of other। पर एक और समस्या इनके सामने थी कि ये टर्किश ऑटोमन एम्पायर से तो अलग होना चाहते थे, पर अपना भी एक इंडिपेंडेंट एरिया, अपनी इंडिपेंडेंट नेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे। उस इंडिपेंडेंट नेशन स्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस था, उसमें वो एक दूसरे के एरिया पे भी कब्जा कर रहे थे, क्योंकि सब हर कोई अपना एक स्ट्रॉन्ग नेशन और एक्सटेंडेड नेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे। The big powers such as Russia, Germany, England, Austro-Hungary were keen to control the area and show their strength and might। इसके अलावा ये तो छोटे छोटे नेशंस हैं जो एक दूसरे से भी लड़ रहे थे और ऑटोमन एम्पायर से भी अलग होना चाहते थे। अलग होने के बाद एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि वो अपना अपना इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नेशन, यूनिफाइड नेशन और एक बड़ा राज्य, साम्राज्य या देश क्रिएट करना चाहते थे। इसके साथ साथ जो बिग पावर्स थी जर्मनी, जो बिग पावर्स थी यूरोप की, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस एसेट्रा, all these also wanted to show their strength and control over this area because from point of view of trade it is a very important area। तो व्यापार के दृष्टि से भी, संसाधनों की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जिसपे जो बिग पावर्स थी यूरोप की वो भी अपना कंट्रोल करना चाहती थी। तो एक तो पहले से ही अंदरूनी लड़ाई हो रही है एक दूसरे के बीच में, ऊपर से बिग पावर्स भी इन एरियाज पर कंट्रोल करना चाहती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज एरिया बन गया, जिसकी वजह से दो वॉर्स यहाँ पे हुई। It led to series of wars. One was in the year 1912, another was in the year 1913, and ultimately in 1914 this was also a cause of World War First। So nationalism in other parts of, जो हमने बल्कान्स की प्रॉब्लम देख ली, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, किसका कंट्रोल था, वो क्यों अलग होना चाहते थे, उसके बाद क्या हुआ अंत में, ऑल दीज थिंग्स। सो नेशनलिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देख लेते हैं हम, यानी कि यूरोप के जो देश हैं ये कैसे नेशनलिज्म की भावना जगाने में कामयाब हुए। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर। तो क्या हो रहा है, पहले नेशनलिस्टिक आइडिया आए, इक्वालिटी, ये वो, लिबर्टी, जस्टिस एसेट्रा, पर क्या हो रहा है आगे कि नेशनलिज्म जो आइडिया है वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, और हर कोई अपना क्षेत्र, अपना वर्चस्व, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था और दूसरे को दिखाना चाहता था कि हमारा नेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ यूरोप में। पर ये जो आइडिया था ये बेकार नहीं था, हालांकि यूरोप में ये इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ नेशनलिज्म, बट दिस आइडिया वॉज अ वेरी गुड आइडिया एंड दिस आइडिया वॉज यूज्ड by other nations such as India to oppose the domination of यूरोपियन इंपीरियल पावर्स। भारत जैसे राष्ट्र या और जैसे चाइना है या और कोई राष्ट्र है बड़ा, उन सभी राष्ट्रों ने इस राष्ट्रवाद के आइडिया को उनके यूरोपियंस के खिलाफ ही यूज किया, बिकॉज दिस आइडिया इंटीग्रेटेड मैनी पीपल विद इन द कंट्री। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि यह आइडिया राष्ट्रवाद का ऐसा नहीं था कि जैसे जर्मनी में है वैसा ही सब जगह होगा या फ्रांस में है वैसा ही सब जगह होगा। अलग अलग जगह अलग अलग इश्यूज को लेकर उन्होंने नेशनलिज्म को लेते हुए इंटीग्रेट किया देश को। फाइनली द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज इनटू नेशन स्टेट्स वाज एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइनली ज़्यादातर वर्ल्ड के देशों में नेशन स्टेट का आइडिया यूनिवर्सल और नेचुरली एक्सेप्ट हुआ, और ज़्यादातर जो रीजन्स हैं आज वो देश में संगठित हैं। और इसी के साथ हमने फिर यूनाइटेड नेशंस भी बनाया, यानी कि ये जो आइडिया है जो यूरोप से निकला नेशन स्टेट का, जहाँ पर लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, फ्रीडम होगी, ये आइडिया वहाँ से निकला और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया, और आज वर्ल्ड के अधिकतर रीजन्स में दिस आइडिया इज़ वर्किंग वेल। सो लेट्स मूव ऑन
to the last part, that is assignment. Here we have question number first. Explain the problem of the Balkans. Why did nationalist tension emerge in the Balkans? Question number 2. Who were Marianne and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? Question number 3. What do the following symbols meant? First, crown of oak leaves. Second, olive branch around the sword. Question number 4. Who were the Slavs? And question number 5. What is allegory? I hope you understood the topics which we have taken today and in the previous 5 parts. If you still have doubts, you can always ask your doubts. Thank you and have a nice day.